नमस्कार साथियों, आज से हम एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं, पॉलिटी, जिसे हम राज्य व्यवस्था हिंदी में बोलते हैं। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि ये यूपीएससी के साथ साथ बाकी भी स्टेट पीसीएस के जो भी एग्जाम्स हैं और एसएससी के लिए जो एग्जाम है उनमें सब में सहायक हो। मैं विषय लेकिन मूलतः हमारा फोकस इस पर रहेगा कि हम यूपीएससी पर मेन फोकस करें। तो विषय है पॉलिटी। देखिए, सब्जेक्ट पर हम जाएं उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा। एक टाइम था जब यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती थी जो तथ्यों पर आधारित होते थे, जो मूलतः फैक्चुअल बेस्ड होते थे। लेकिन अब यूपीएससी का नेचर चेंज हो रहा। अब वो इस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं, वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप विश्लेषण करने की आपके अंदर क्षमता हो। जैसे वो प्रश्न क्या पूछते हैं, निम्नलिखित में संवैधानिक सरकार से क्या तात्पर्य है, और कुछ ऑप्शंस दे देंगे। आपको विश्लेषित करना पड़ेगा, आपको सोचना समझना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ये जरूरी भी है। देखिए क्यों, आप एक प्रशासक बनने वाले हैं, पूरे एक जिले का भार आपके कंधों पर होगा, आप पॉलिसी मेकिंग में आपका हाथ होगा। तो इस तरह की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि जब भी किसी विषय पर आप सोचे तो कई तरीकों से, कई पैमानों से, कई पर्सपेक्टिव से उस विषय पर सोच सके, ताकि एक अच्छी पॉलिसी आप बना सके। इसीलिए अगर मुझसे कोई पूछे कि एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए किस क्षमता का होना आवश्यक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विश्लेषण करने की क्षमता बहुत जरूरी होनी चाहिए किसी भी प्रशासक के लिए। तो विषय को हम शुरुआत स्टार्ट करेंगे। हालांकि इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं प्रस्तावना से, जो कि अक्सर होता ही है कि पॉलिटी की स्टार्ट प्रियम्बल से ही किया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले कि हम प्रस्तावना को पढ़े, कुछ शब्दों को समझ लेना जरूरी है, आवश्यक होगा। क्यों? क्योंकि इससे आपको विषय को आगे समझने में बहुत ज़्यादा आसानी और सहायता मिलेगी। तो इसी क्रम में जो पहला शब्द है, जो पहला टर्म है हमें समझना चाहिए, वो है सरकार। कौन सा है? सरकार या गवर्नमेंट, इंग्लिश में कह लीजिए इसको गवर्नमेंट, सरकार। ये क्या होता है? देखिए, होता क्या है, एक बहुत अच्छे विचारक थे थॉमस हॉब्स। उन्होंने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी, लेवाइथन, मेरे ख्याल से 1651 में इन्होंने एक बुक लिखी, लेवाइथन। लेवाइथन दरअसल बाइबल में प्राचीन इतिहास में देखा जाता है एक समुद्री राक्षस था, बड़ा ही भयानक, बड़ा ही खूंखार। तो उसको प्रतीक के रूप में इन्होंने अपनी बुक में लिखा है। ये बात क्या करते हैं? ये बात करते हैं, देखिए, ये बोलते हैं कि मनुष्य जो है ना, मूलतः मनुष्य स्वार्थी होता है। इस पुस्तक में उन्होंने जिस सिद्धांत की बात करी उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर। इस सिद्धांत की बात करी। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा समाज या एक ऐसा पर्यावरण जहां पर कोई सरकार नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वार्थी है, वो अपने स्वार्थ के प्रति भागेगा और ये आपस में, जो भी लोग वहां होंगे, आपस में लड़मर कट जाएंगे। अतः इनसे ही बचाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है, एक ऐसे तंत्र की जरूरत है जो इनसे बचाए आपस में। तो इसी तंत्र को हम सरकार कहते हैं। किस तंत्र को? जो मूलतः स्वार्थी व्यक्तियों को उनके स्वार्थ के चलते वो एक दूसरे का काट मार रहे हैं, इससे बचाने के लिए इस तंत्र का निर्माण किया जाता है। हालांकि थॉमस हॉब्स जिस लेवाइथन की बात करते हैं उसमें और भी बातें हैं, बट उसको अभी हम यहां पर नहीं समझेंगे। मूलतः जो चीज हम समझने वाले हैं वो सरकार को ही समझेंगे हम। इसमें जो दूसरी चीज हम आएंगे कि सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं। सरकार के अंग, तो इसमें से पहला हम ले लेंगे। देखिए, प्रश्न आता है आपके यहाँ कि निम्नलिखित में से सरकार के कौन कौन से अंग होंगे, और ऑप्शन दिया जाएगा विधायिका, कार्यपालिका, नगरपालिका। और आप सोचेंगे अरे बिल्कुल ठीक बात कही जा रही, यही बात ही है, और विधायिका, कार्यपालिका, नगरपालिका तीनों सही, आप उसमें उत्तर लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल इसके अंग पहला विधायिका है, विधायिका। दूसरा जो होगा इस पे कार्यपालिका। तीसरा नगरपालिका नहीं, न्यायपालिका। जहां पर अक्सर हम धोखा खाते हैं, हमें लगता है नगरपालिका होगा, लेकिन वहां पर
न्यायपालिका है। समझते हैं तीनों क्या करते हैं, तीनों के अपने काम है। विधायिका, विधायिका का कार्य है विधि बनाना। कार्यपालिका, उन विधियों को लागू करना। न्यायपालिका का विधि जो बन रही है वो ठीक है, सही है, उचित है या नहीं, और विधि जिस तरह से लागू की जा रही है वो तरीका या विधि ठीक से लागू की जा रही है या नहीं वो देखना, ये कार्य न्यायपालिका का है। अब देखिए सरकार के अंग हो गए। अब एक चीज और समझते हैं हम थोड़ा सा इसी में। व्यक्ति स्वार्थी था, स्वार्थ के चलते वो खुद के बारे में पहले सोच रहा था, और जब खुद के बारे में वो पहले सोच रहा, अपने स्वार्थ को सबसे पहले बढ़ावा दे रहा, तो आपस में वो एक दूसरे को मार काट रहे हैं। इससे बचने के लिए एक हमने ऐसे तंत्र का निर्माण किया जो सरकार थी। हमने अपने अधिकार, अपनी स्वतंत्रता, अपनी शक्ति का त्याग करके सारे अधिकार हमने सरकार को दिए। क्यों? ताकि वो हमें सुरक्षा प्रदान कर सके। लेकिन अब अगर स्थिति ऐसी हो जाए ये सरकार ही ताकतवर होती चली जाए, सरकार ही निरंकुश होती चली जाए, तब इसको कैसे रोका जाए? क्योंकि एक स्थिति ऐसी आएगी ना जहां पर सरकार इतनी ताकतवर हो जाएगी, निरंकुश हो जाएगी कि हमारे लिए ही खतरा हो जाएगी, जिसका मूल उद्देश्य इस ये था कि वो हमारी सुरक्षा प्रदान करे, वो हमारे लिए ही खतरा हो जाए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं? हम संविधान का निर्माण करते हैं, हम सेपरेशन ऑफ पावर, इस तरह की चीजों को लेकर आते हैं। तो दूसरा जो शब्द हम यहां पर समझेंगे वो है संविधान। संविधान, इस शब्द को हम समझेंगे। क्या होता है संविधान? दरअसल संविधान सर्वोच्च विधि है किसी भी भूभाग में। उस भूभाग में सर्वोच्च विधि जो होती है वो संविधान कहलाती है। इसका क्या मतलब हुआ? सर्वोच्च विधि। अब एक चीज को और समझते हैं। विधि एक शब्द आप बार बार आ रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक शब्द विधि, ये क्या चीज है? देखिए दरअसल होता क्या है ना, जो आम व्यक्ति होता है बड़ा विवेकशील नहीं होता, बड़ा चिंतनशील नहीं होता है। उसे हर वक्त अगर ये सोच कर डिसीजन लेना पड़े कि क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से हम कोई कार्य करें, किस तरीके से ना करें, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जिसे डिसीजन साइंस मैनेजमेंट में डिसीजन फटीग बोलते हैं, कि वो परेशान हो जाएगा कि क्या करें क्या ना करें। तो वो चाहता है हमें कुछ ऐसे नियम आप बनाकर दे दो कि हम अपना जीवन, हम अपने कार्य इन्हीं नियमों के आधार पर करेंगे। हमसे बार बार चिंतन नहीं हो पाएगा कि हम हर कार्य करने से पहले ये सोचते रहें कि क्या उचित है, क्या करना अनुचित है। इससे अच्छा हो कि आप हमें कुछ नियम बना कर दे दें। तो ये जो नियम होते हैं, इन नियमों का संग्रह, इन नियमों का संग्रह ही विधि कहलाती है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा और विधि को। देखिए एक तो तरीका वो है कि विधि समाज बनाए, है ना। समाज जो विधि बनाएगी, एक तरीका हो गया जिसमें समाज विधि बना रही, और एक तरीका जो हो गया जिसमें राज्य विधि बना रहा। दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि समाज जो विधि बनाएगी उसका उल्लंघन करने पर हमें जो सजा मिलेगी वो भौतिक दंड नहीं होगा। वो दरअसल समाज हमें वो कर सकता है, समाज बहिष्कार हमारा कर सकता है, समाज हमें सार्वजनिक रूप से अपमानित कर सकता है अगर हम समाज द्वारा बनाई गई विधियों का पालन नहीं करते। दूसरा विधि जो है, जो राज्य विधियां बनाता है, इसमें भौतिक दंड की अवधारणा होती है। अर्थात राज्य ने विधि बनाई कि चोरी करना अपराध है, पाप है। अगर आप चोरी कर रहे हैं तो फिर राज्य आपको सजा दे रहा है, जेल, आप जेल भेज रहा है, जो भी अलग अलग राज्यों में जो भी तरीके हो, ये तरीका। तो विधि जो है, विधि ये। दूसरा हम जो इसमें बात समझ रहे थे कि संविधान सर्वोच्च विधि है। अब समझिएगा बात को थोड़ा सा। दो तरह की विधियां हमारे यहां हैं। एक तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसको हम बोलेंगे संवैधानिक विधि, और एक हो गया ऑर्डिनरी लॉ। दो तरीके की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक ऑर्डिनरी लॉ। ये होती है, ये वो विधियां हैं, ये वो नियम है जिनका उल्लेख संविधान में है, इनका उल्लेख संविधान में है। दूसरा है कि इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, इनका उल्लेख ये संसद
या राज्य विधानसभाओं द्वारा। इनका निर्माण संसद या राज्य विधानसभा करती हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। दूसरा जो हम जैसे इसमें एग्जाम्पल अगर हम कुछ लें, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इस तरीके से और भी कई तरह की विधियां हैं। ये वो विधियां हैं जो संसद या राज्य विधानसभाएं बना रही, और जिन विधियों का उल्लेख संविधान में है, जिन नियमों का उल्लेख संविधान में है, वो संवैधानिक विधियां होंगी। जैसे मूल अधिकार, इनका उल्लेख संविधान में आता, ये एक तरह की संवैधानिक विधियां हैं। तो इसको हम समझ रहे थे थोड़ा कि संविधान क्या है। संविधान दरअसल सर्वोच्च विधि है। अब होगा क्या, मान लीजिए दो विधियां हैं। सर्वोच्च विधि का मतलब हम समझते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ। मान लीजिए एक विधि है जो संविधान में है, ठीक, और दूसरी विधि है जिसे राज्य ने बनाया है। अब आप कल्पना करिए, इन दोनों में आपस में अगर टकराव हो रहा है तो किस विधि को मान्यता या किस विधि को सर्वोच्चता प्राप्त होगी या किस विधि को रद्द कर दिया जाएगा। तो जो विधि रद्द होगी वो होगी जो ऑर्डिनरी लॉ है, जो संसद या विधानसभाएं बना रही। अगर संसद या राज्य विधानसभा कोई भी ऐसी विधि बनाती, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम वो लेकर आते जो राज्य की विधानसभा जो संविधान की मूल भावना या संविधान की विधि के अनुरूप नहीं है, तो उसका खंडन हो जाएगा। इसलिए अगर हम बोलते हैं कि संविधान सर्वोच्च विधि है, तो उसका मतलब यह हुआ कि कोई भी विधि जो ऑर्डिनरी लॉ होगा, जो सरकार, ये संसद या राज्य विधानसभाएं बनाएंगी, वो इसके समक्ष अगर इसके विरोध में है तो वो टिक नहीं पाएंगी। तो ये हो गया। अब तीसरा शब्द जो हम समझेंगे, देखिए हमने क्या किया, हम स्टेट ऑफ नेचर में थे, हम स्वार्थी थे, तो एक दूसरे को काट मार रहे थे। तो इससे हमने सोचा कि कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे हम अपनी सुरक्षा वो कर सकें। फिर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसे सामाजिक अनुबंध बोलते हैं, और लेवाइथन जैसे एक कंसेप्ट का निर्माण करते हैं जिसे कुछ लोग राज्य कह लेते हैं, कुछ लोग सरकार कह लेते हैं। अब दूसरी समस्या क्या थी, दूसरी समस्या ये थी कि कहीं ये सरकार या ये तंत्र इतना ताकतवर ना हो जाए कि ये हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया था और अंततः हमारी सुरक्षा पर खतरा ना हो जाए। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमें ये तरीके लाने पड़े कि इस सरकार को नियंत्रित किया जा सके। और नियंत्रित करने के लिए जो तरीका हमने अपनाया, हमने क्या किया, संविधान का निर्माण कर दिया। और संविधान क्या होता है, संविधान किसी भी भूभाग की सर्वोच्च विधि होती है। दूसरी बात, अब जब ये सर्वोच्च विधि है, इसमें अब हम दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि ये सरकार को सीमित कर देगा। सीमित किस तरीके से कर देगा, सरकार की शक्तियों का उल्लेख होगा इसमें। पहली चीज, सरकार की शक्तियों का उल्लेख हो जाएगा इसमें कि कोई भी सरकार है वो इस सीमा तक कार्य कर सकती। जैसे उदाहरण के लिए मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में आते हैं, ठीक। अब सरकार कोई भी ऐसा कार्य कर रही है या कोई भी ऐसी विधि लेकर आ रही है जो मूल अधिकारों से टकरा रही है, तो वो सरकार की विधि या वो सरकार का कार्य निरस्त हो जाएगा। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने सरकार को सीमित कर दिया। अब इसमें पहला तरीका जो मूल अधिकारों वाला, दूसरा हम क्या करते हैं, एक शब्द और समझते हैं सरकार को सीमित करने के लिए, सेपरेशन ऑफ पावर। ये तरीका हम ले आते हैं। ये तरीका क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे हमने समझा था सरकार के अंग, एक अंग है विधायिका, एक है कार्यपालिका, एक है न्यायपालिका। विधायिका का कार्य विधियों को बनाना, कार्यपालिका का, ये हम विस्तार से समझेंगे अपनी आगे की कक्षाओं में। जैसे विधायिका में अभी आप थोड़ा सा समझना चाहें तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं। कार्यपालिका में आ जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। न्यायपालिका में आपका आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट,
हाई कोर्ट और जो भी स्टेट वो जिला न्यायालय, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब कर क्या रहा है संविधान? संविधान सेपरेशन ऑफ पावर कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इनकी शक्तियों को पृथक कर रहा है, इनके कार्यों को बांट दे रहा है कि विधायिका का कार्य विधियों को बनाना है, कार्यपालिका का कार्य विधियों के लिए नीतियां विधियों को लागू करने का है, न्यायपालिका का कार्य ये देख रहा है कि जो विधियां बनाई जा रही हैं और जिस तरह से विधियां लागू की जा रही हैं वो क्या उचित है, संविधान अनुरूप है या नहीं। तो हमने दो तरीके अपनाए किसी भी सरकार को सीमित करने के लिए। पहला हमने क्या किया, पहला तो हमने मूल अधिकारों के माध्यम से उन्हें सीमित कर दिया, फंडामेंटल राइट, कि सरकार कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकती जो व्यक्ति की मूल अधिकारों के खिलाफ जाए। दूसरा हमने क्या कर दिया, सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें क्या किया, राज्य के जो विभिन्न अंग हैं उनकी शक्तियों को हमने अलग अलग कर दिया। इसका मूल उद्देश्य यह था कि शक्तियों का केंद्रीकरण एक जगह न हो, अर्थात केवल शक्ति विधायिका के पास ना आ जाए कि सारी की सारी शक्ति केवल और केवल विधायिका के पास। नहीं, विधायिका कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकती जो हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ, इस संविधान के अनुरूप नहीं है, उसकी तुरंत जांच न्यायपालिका करने लगेगी। या न्यायपालिका कार्यपालिका कोई भी ऐसी नीति या नीतियों को लागू करने का तरीका अपना नहीं सकती जो हमारे मूल अधिकारों, हमारे संविधान के अनुरूप ना हो। तुरंत न्यायपालिका एक्टिव हो जाएगी और वो देखेगी कि आप ये तरीका सही अपना रहे हैं या नहीं। तो हुआ क्या, यहाँ पे शक्ति को उन्होंने, पावर को एक जगह उन्होंने कंसंट्रेट नहीं किया, पावर कंसंट्रेट नहीं किया, उन्होंने शक्ति को पृथक कर दिया अलग अलग भागों में। और किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी स्थिति ये होती है कि शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो। देखिए, लोकतंत्र और राजतंत्र या निरंकुश शासन में अंतर यही है, राजतंत्र में पूरी की पूरी शक्तियां एक व्यक्ति में या एक संस्था में, अगर आप कह लीजिए धर्मतंत्र, इसमें समाहित रहती है। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबी है वो खूबी यही है कि शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, शक्तियां पृथक हो जाती हैं, शक्तियां एक जगह नहीं होंगी। और जब शक्तियों का केंद्रीकरण एक जगह नहीं होगा तो शक्तियों का दुरुपयोग भी नहीं होगा। तो हमने क्या समझा, दो तीन शब्द हमने समझे। पहला शब्द हमने क्या समझा, पहला शब्द हमने सरकार समझा, सरकार को हम क्यों लाएं, क्यों इसकी आवश्यकता थी वो हमने समझा। फिर हमने क्या समझा, हमने समझा कि कहीं ये सरकार ताकतवर ना हो जाए, इतनी निरंकुश ना हो जाए कि ये हमारे लिए जिसका उद्देश्य हमारी सुरक्षा था वो हमारी सुरक्षा पर ही खतरा ना हो जाए। तो इसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए उसको हमने समझा। तो उस प्रक्रिया में हमने संविधान को समझा, उस प्रक्रिया में हम संविधान सेपरेशन ऑफ पावर को समझा। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ये जरूरी नहीं है कि जिन राष्ट्रों में संविधान हो वहां पे लोकतांत्रिक शासन भी होगा या सीमित शासन भी होगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, नॉर्थ कोरिया, उनका अपना एक संविधान है, म्यांमार, उनका अपना एक संविधान है, सऊदी, उनका अपना एक संविधान है ना। इनके पास संविधान तो है लेकिन लोकतांत्रिक शासन नहीं, अर्थात सीमित सरकारें नहीं। अर्थात यहां पर जैसे एक और एग्जांपल हम यहां पर ले सकते हैं, हमारा मित्र पाकिस्तान, पाकिस्तान में संविधान भी है और जैसा कि वो बोलते हैं लोकतंत्र भी है, लेकिन लोकतंत्र वहां पर नहीं है, वहां पर दरअसल आर्मी का शासन चलता है, वो ज्यादा सही शब्द उनके लिए होगा। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि जिन राष्ट्रों में संविधान हो वहां पर लोकतंत्र भी होगा। तो इसके लिए एक नई अवधारणा हम समझते हैं, वो क्या है, संविधानवाद। देखिए, वाद जहां पर लग जाए, वाद का अर्थ क्या हुआ, एक तो शब्द हमने समझा था संविधान, है ना, फिर उसके बाद यहां पर वाद लगा दिया। वाद मतलब क्या है, पर्सपेक्टिव या विचारधारा। देखिए, नजर का होना जरूरी नहीं है, नजरिए का होना जरूरी है, दृष्टि का होना जरूरी नहीं है, दृष्टिकोण का जो होना जरूरी है। हम नजरों से नहीं नजरिए से देखते हैं, हम दृष्टि से नहीं दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसको बात समझते हैं, लंबे समय तक इतिहास सिर्फ एक सिंगल पर्सपेक्टिव से लिखा जा रहा था। वो क्या था,
डायनेस्टिक पर्सपेक्टिव, राजाओं का इतिहास, किस राजा ने कितने युद्ध जीते, क्या महानताओं के कार्य किए, जैसे सिकंदर ने दुनिया जीत ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ये जो सारी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ये पूरा का पूरा इतिहास सिर्फ एक सिंगल पर्सपेक्टिव से लिखा जा रहा है। वो पर्सपेक्टिव क्या है? डायनेस्टिक पर्सपेक्टिव। सिर्फ हम ये देखेंगे कि राजाओं का जीवन कैसा रहा, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या बड़े झंडे वो किए, लेकिन फिर धीरे धीरे हमें समझ में आया कि नहीं, बात ठीक है नहीं। इतिहास को एक बड़ा अच्छा बुक मैंने पढ़ी थी, उस पर बुक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक लाइन मुझे याद है, उन्होंने कहा था, लाइन ये थी कि समय समय पर इतिहास का पुनर्लेखन होना बहुत आवश्यक है। इसलिए नहीं कि नए तथ्य मिले, इसलिए नहीं कि नए प्रमाण मिले, इसलिए नहीं कि नए सबूत मिले, इसलिए कि नया दृष्टिकोण मिला है। तो लंबे समय तक इतिहास हम डायनेस्टिक पर्सपेक्टिव से ही लिख रहे थे, लेकिन फिर बात बदली यार, क्यों हम सिर्फ राजाओं के दृष्टिकोण से ही इतिहास की घटनाओं को देखें? फिर आया नारीवाद, फेमिनिज्म। तो इतिहास में महिलाओं की स्थिति क्या रही, किस तरीके से उनकी स्थितियां बदली। एक ऐसा समय था जब समाज में महिलाओं की स्थितियां बराबर थी। शिकारी और संग्रहकर्ता एक ऐसा समाज है जहां पर पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं। फिर ऐसे क्या कारण रहे कि धीरे धीरे आज पैट्रियार्की की स्थापना हो गई और समाज में महिलाओं की स्थिति बराबर की न होकर दूसरे दर्जे की हो गई। तो इस पर्सपेक्टिव से हम इतिहास को पढ़ेंगे। देखिए क्या हुआ, दृष्टिकोण बदला, इतिहास बदल गया। दूसरा, जैसे इसको एक तरीके से और समझते हैं, मान लीजिए 2-3 लोग हैं, उनमें वो दिल्ली जाते हैं, ठीक, तो उनमें से मान लीजिए पहला व्यक्ति है उदारवाद, वो उदारवादी है। दूसरा जो है वो कंजर्वेटिव टाइप का व्यक्ति है, रूढ़िवादी टाइप का है। और तीसरा मान लेते हैं मार्क्सिस्ट व्यक्ति है ना, जो मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित है। अब देखिए तीनों ही दिल्ली शहर को अलग अलग नजरियों से देखेंगे। जैसे जो व्यक्ति रूढ़िवादी है, जो कंजर्वेटिव है, वो जब शहर को देखेगा, शहर में लोगों को देखेगा, उनके रहन सहन को देखेगा, वो तुरंत पागल हो जाएगा, आवेश में आ जाएगा, अरे ये सब क्या हो रहा है, देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम विरोध करेंगे, हम चलो दिल्ली। ये पहले तरह का, ये क्या, ये कंजर्वेटिव है, इसकी विचारधारा जो है वो रूढ़िवादी विचारधारा, इसलिए दिल्ली को अपने इस नजरिए से देख रहा है। दूसरा व्यक्ति मान लीजिए उदारवादी, वो बड़े सामान्य नजरिए से देखेगा, आधुनिक विचारों से दिल्ली को देखेगा। तीसरा जो व्यक्ति है वो मार्क्सवादी विचारधारा का, वो क्या देखेगा कि एक तरफ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ियां हैं, ये पूंजीवाद है, पूंजीवाद देश को बर्बाद कर रहा है, हम इसको हटा कर रहेंगे, हम साम्यवाद ला कर रहेंगे। तो 3 व्यक्ति थे, तीनों ने अलग अलग नजरिए से, अलग अलग दृष्टिकोणों से दिल्ली को देखा। तो वाद जो है वो संविधानवाद एक विचारधारा है, विचारधारा जो मूलतः उदारवादी दृष्टिकोण को, जो मूलतः उदारवादी नजरियों को समर्थन देती है। संविधानवाद एक विचारधारा है जो मूलतः उदारवादी नजरियों को, उदारवादी नजरिया क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। अब जब बात ये कर रहे हैं, उदारवादी दृष्टिकोण है जहां प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान हो रहा, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान होगा, तब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें करना यह पड़ेगा, ये हो पाए, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान हो पाए, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान हो पाए, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान हो पाए। इसके लिए जो हमें करना होगा वो ये करना होगा कि जो सरकार है, सरकार को, जो सरकार है, सरकार, इसको हमें, इसकी शक्तियों को हमें सीमित करना होगा, तभी तो व्यक्ति की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता का सम्मान हो सकेगा। जब हम सरकार को सीमित करेंगे, और किसी भी सरकार को सीमित करने का जो तरीका है वो यही है, वो क्या है, सरकार को सीमित करने का तरीका, जिसमें से पहला फंडामेंटल राइट, दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर, तीसरा रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, व्यक्ति का शासन नहीं, विधि का शासन। क्यों व्यक्ति का शासन होना
ये समाज का शासन होना क्यों आवश्यक नहीं, विधि का शासन होना क्यों आवश्यक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे अमेरिका को उदाहरण ले लीजिए, वर्तमान में ट्रंप प्रेसिडेंट है वहां पे। अब आप देखिए, एक बार वो बन चुके हैं, दोबारा अभी फिर हैं, और वो काम कर रहे हैं। अब वो मान लीजिए अमेरिका की जनता भावुक हो जाती है और कहती कि नहीं, हमारा मन है कि ट्रंप अभी एक बार और ये करें, एक बार शासन और करें। तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि जनता भावुक हो गई। वहां संविधान में साफ साफ लिख दिया गया है कि 2 बार से अधिक कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता। अब यहाँ पर विधि का शासन है, जनता की भावनाओं की बात नहीं, क्योंकि जनता कभी भावुक होकर कुछ गलत निर्णय भी तो ले सकती है। इसलिए जिस चीज को ज्यादा हम सपोर्ट करेंगे वो रूल, वो विधि के शासन को सपोर्ट करेंगे, तो सरकार को सीमित करने का। तो संविधानवाद जो मूलता है, संविधानवाद पर्याय है। संविधानवाद के किन बातों का पर्याय है? संविधानवाद विधि के शासन का पर्याय है, संविधानवाद सीमित सरकार का पर्याय है। तो हमने समझा अगला एक वर्ड संविधानवाद। इनसे प्रश्न बहुत आते हैं, इसलिए आप इनको हमेशा, ये देखिए आपस में मिलते जुलते और आपस में कनेक्टेड है सारे, संविधान, विधि का शासन, संविधानवाद। और एक अगला शब्द अगर हम पढ़ें, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, है ना, लोकतंत्र, हिंदी में भी लिख देते हैं। ये जो शब्द है लोकतंत्र, ये क्या है? दरअसल इसको समझने के लिए इससे पहले एक शब्द हम समझते हैं, राजतंत्र या निरंकुश तंत्र या तानाशाही शासन। ये क्या होता है? अच्छा आप एक बताइए, लोकतंत्र आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। जैसे जैसे ही मैं बात करता हूं लोकतंत्र की, आपके दिमाग में तुरंत एक परिभाषा आती है जो अब्राहम लिंकन ने दी थी, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। अब जैसे ही आप ये पढ़ते हैं तो आपको लगता है अरे हमें तो लोकतंत्र पता है, अब इसे जानने की कोई आवश्यकता है नहीं। फिर आप जाते हैं प्रीलिम्स में, लोकतंत्र पे सवाल पूछते हैं और वो आपके दिमाग से यहाँ से निकल जाता, समझ में ही नहीं आता क्या पूछा गया। उसका तरीका ये है कि हमने लोकतंत्र को रट लिया था। ये समझने की चीज़ है, महसूस करने की चीज़। देखिए पूरी पॉलिटी में रटने जैसा कुछ है ही नहीं। पॉलिटी समझने वाली चीज़ है, पॉलिटी आसपास आपको दिखेगी। आप जब पॉलिटी पढ़ रहे हैं तभी माना जाएगा कि आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है, या पॉलिटी आपको समझ में आने लगी जब आप आसपास देखने लगे, आप आसपास महसूस करने लगे, अरे ये फंडामेंटल राइट की बात चल रही है, ये लोकतंत्र की बात चल रही है, तानाशाही की बात चल रही है। आपको वो चीज़ें जब समझ में आने लगे तब बात होती है उसकी। तो लोकतंत्र, इसकी फिलॉसफी को हम समझते हैं। दरअसल एक तानाशाही शासन है, जैसे जो हमारे परिवारों में होता है। पिताजी एक फरमान जारी कर देंगे कि जो आदेश हमने दे दिया वही अंतिम वचन है। जैसे बहुत सी लड़कियों के साथ क्या होता है, उन्हें फरमान दे दिया जाता है कि अब तुम्हारे पास आखिरी 2 साल बचे हैं, इनमें तुम अपने जीवन या करियर में कुछ कर पाओ तो कर पाओ, ने लड़का देखना हमने स्टार्ट कर दिया है, एक दबाव। अब ये कौन सी बात हुई आपने, ये तानाशाही का प्रतीक है हमारे। देखिए भारतीय समाज में एक बड़ी और दिक्कत है, वो ये कि हमें राजनीतिक रूप से तो हम लोकतांत्रिक हो गए, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र अभी भारत में प्रक्रिया में है, ट्रांजिशन पीरियड में है, वो धीरे धीरे आ रहा है। तो लोकतंत्र की जो पहली फिलॉसफी है, देखिए जो तानाशाही शासन है वो जिस एक मूल सिद्धांत पर टिका हुआ वो ये है कि मान लीजिए ये कुछ लोग हैं, ठीक है, ये कुछ लोग हैं। अब ये जो है, ये आप ये मानते हैं, ये राजतंत्र क्या मानता है, ये तानाशाही शासन क्या मानता है कि ये है मूर्ख, ये मूर्ख हैं, अतः इनको सही से एक दूसरे के साथ रहें, ठीक से रहें, इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो बड़ा समझदार होगा, है ना, इंटेलिजेंट होगा, विवेकशील होगा, उसको देश दुनिया की समझ होगी। अब इसको अधिकार ये मिलेगा, अब जब, क्योंकि ये बाकी मूर्ख हैं, जब ये मूर्ख हैं तो इन भाई साहब को ये अधिकार मिल जाएगा कि ये नियम और कानून ऐसे बनाएं ताकि ये इनको ठीक से प्रशासित कर सके, इनको ठीक से इन पर शासन कर सके, ताकि इनका जीवन अच्छी तरीके से गुजर बसर हो सके। तो जो तानाशाही का मूल आधार है वो ये है कि व्यक्ति जो होते हैं मूर्ख टाइप के होते हैं, इसलिए इनको संभालना पड़ेगा। और एक व्यक्ति आएगा ऐसा जो बड़ी दैवीय शक्तियों से भरपूर होगा, जैसे राजा, किंग हमारे। फिर आता है थियोक्रेसी, धर्मतंत्र। ये सारे यही मानकर चलते हैं कि व्यक्ति
व्यक्ति मूर्ख होता है, वो उतना समझदार है नहीं, अतः वो ठीक से रह सके इसके लिए कोई ऊपर ऐसा होना चाहिए जो उसके लिए नियम और कानून बनाए। लेकिन लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबी है वो यही है, वो प्रत्येक व्यक्ति को यूनिक, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करता है। लोकतंत्र की जो मूल, जो फंडामेंटल फिलॉसफी है वो ये है कि जितने भी एक कमरे में अगर 20 लोग बैठे हुए हैं, उन 20 की 20 की गरिमा एक समान है। इसीलिए लोकतंत्र एक मत की अवधारणा को प्रस्तुत करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक मत मिलेगा। अर्थात इसको हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे मान लीजिए वोटिंग चल रही है, लाइन लगी हुई है, उसी लाइन पर एक आम मजदूर खड़ा हुआ और उसी लाइन पर कोई भारत का टॉप साइंटिस्ट, टॉप सर्जन खड़ा हुआ है। अब लोकतंत्र ये नहीं कहता क्योंकि ये टॉप साइंटिस्ट है, टॉप सर्जन है, इसलिए ये जो वोट डालेंगे उसकी गिनती 5 मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये विवेकशील है, बुद्धिमान है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा तर्कशील है, इसलिए ज्यादा गहराई से सोच सकते हैं, इसलिए इनके वोट की वैल्यू अगर हम 5 मान लें या 10 मान लें तो वो ज्यादा उचित तरीका होगा। दूसरा, वो जो व्यक्ति मजदूर है वो थोड़ा सा कम तर्कशील है, कम बुद्धिमान है, इसलिए इसके वोट की वैल्यू जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी 0.5, एक भी नहीं मानी जाए 0.5। ये जो वोट डालेगा काउंटिंग में उसकी 0.5 में मामला होगा। इससे मान लीजिए थोड़ा सा और समझदार है तो कोई उसको 1.5 दे दिया गया। लोकतंत्र ये कुछ नहीं करता। लोकतंत्र भाई सीधी बात करता है, प्रत्येक व्यक्ति समान है, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट मिलेगा, एक वोट का सम्मान उसे दिया जाएगा। तो लोकतंत्र की जो मूल फिलॉसफी है वो ये है। अब हमने जो शब्द देख लिए, जैसे पहला लोकतंत्र, हमने सरकार देख लिया, हमने संविधान देख लिया, हमने संविधान वाद देख लिया, सरकार के अंग हमने देख लिए, फिर हमने देख लिया लोकतंत्र देख लिया। अब मेरे ख्याल से इतने शब्द ठीक रहेंगे आपको समझने के लिए। अब आगे जब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे तो प्रियम्बल, पहला चैप्टर हम जब लेंगे उससे प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि फिर क्लास ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, फिर चीज़ें मज़ा आएगा। हम कोशिश ये करेंगे कि हम चीज़ों को ज़्यादा विश्लेषित करें, उनको समझने का प्रयास ज़्यादा करें, आसपास की चीज़ों से उन्हें कनेक्ट करने का प्रयास करें, जो हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल तरीका होगा, बजाय इसके कि हम एक परिभाषा के रूप में पॉलिटी को रट ले, एक शब्दों के रूप में पॉलिटी को रट ले। हम पॉलिटी को देखने का प्रयास करेंगे, उसको महसूस करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।